हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें एक लाइव प्रोग्राम होता है दिन में 12:30 बजे। एक किसी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं और एक रात का प्रोग्राम नजर दुनिया पर, उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट रिपोर्टिंग होती है इस पूरे इलाके की। आप लोग हमारे चैनल को मुसलसल पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया भर में। हम आपके शुक्रगुजार हैं और हमें लगता है कि हमारी यही क्रेडिबिलिटी है कि हम सच्चाई से सब तरफ से आने वाली खबरें आप तक पहुंचाते रहें। ये बात अपनी जगह ठीक है कि वेस्ट एशिया की हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हल्की सी खबर में अपने भारत में क्या कुछ हो रहा है। 5 राज्यों का इलेक्शन, जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ हैं। इसमें कई मरहलों में वोटिंग होनी है। आज पहला मरहला है जिसमें मिजोरम और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है और 30 नवंबर को आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के चुनावों का रिजल्ट आने वाला है, जिस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है। भारत और इंडिया का टकराव, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एनडीए और इंडिया का टकराव, लेकिन बहरहाल देखना यह है कि इन इलेक्शंस का नतीजा क्या होगा और आने वाला 2024 कैसा गुजरेगा। आज हम जो टॉपिक है बहुत ही अहम है। फिलिस्तीन इजराइल जंग से मुताल्लिक हम मुसलसल एंगल से बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। आज हम राम पुनियानी जी से बात कर रहे हैं, जो मुंबई में रहते हैं, जाने माने लेखक हैं, इतिहासकार हैं। वो अपने आप को इतिहास का स्टूडेंट कहते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने उनकी बहुत सी वीडियोस अब से पहले जरूर देखी होंगी और बहुत से आर्टिकल्स आपने उनके पढ़े होंगे। मुसलसल धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करने वाले, मजलूम के साथ खड़े रहने वाले राम पुनियानी जी से हम बात कर रहे हैं। बात आज क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूं कि ये 75 साल का जो 1947-48 में इजराइल बना, जिस तरह से दारफुर जो डिक्लेरेशन आया और उसके बाद किस तरह से फिलिस्तीनियों को उजाड़ करके यहां इजराइल का कयाम हुआ। क्या इजराइल के बनने से दुनिया का कोई भला हुआ? क्या खुद यहूदियों का भला हुआ? क्या खुद अमेरिका का भला हुआ? और जो इस पूरे इलाके में मुस्लिम मुल्क हैं, उनका क्या हाल रहा? कितनी जंगें देखनी पड़ी? कुछ लोगों की नजर में नाजायज अमेरिका की औलाद को बचाने में कितने लोगों का कत्ल हो चुका। अभी 10,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया जा चुका है गाजा में। ये हमारे सामने आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि आप एक लंबे अरसे से इस पूरे इलाके के वाकयात को, भारत को और हर उन सेंसिबल लोगों में से आप हैं जो दुनिया में जो वाकयात होते हैं उन्हें आप नजदीक से महसूस करते हैं। ये जो इजराइल का कयाम, फिलिस्तीनियों को उजाड़ करके एक साथ लाखों लोगों को उन्हें बेघर कर दिया गया और अब गाजा से फिलिस्तीनियों को उजाड़ करके उन्हें खत्म करने या जॉर्डन या मिस्र भेजने की कोशिश, ये सब अब भी हो रही है। और पोस्ट वार सिनेरियो के लिए इजराइल का कहना यह है कि गाजा की सिक्योरिटी इजराइल के पास होगी। और अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर आकर के मिलते हैं इजरायली एजेंट, अमरीकी एजेंट समझे जाने वाले महमूद अब्बास से। उनसे कहते हैं कि वहां की हुकूमत आपको करनी है इस जंग के बाद। क्या इजराइल के कयाम से दुनिया का कोई फायदा हो सका? जी, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। एक तो इजराइल नया देश बना, ये बात तो क्लियर है। इजराइल 1947 के पहले नहीं था और 1916-17 में जब बेल्फोर डिक्लेरेशन आया तो उसने पहली बार एक थ्योरेटिकली पैलेस्टाइन में इजराइल के बनने की स्वीकृति दी। वो यानी ब्रिटेन की वो पहली चालाकी थी कि उसने मान लिया कि भाई ये पैलेस्टीनियंस तो यहाँ हैं पर अभी इजरायली आ गए हैं, तो ये यहूदी आ गए हैं, तो यहाँ इजराइल बनना चाहिए। और वहाँ से 2 नेशन की बात चालू हुई। और उसके चलते बाद में जब 1947 में इजराइल बना, पहले तो वो बहुत बेइंसाफी, नाइंसाफी के आधार पे बना, क्योंकि उस समय यहूदी वहाँ 30% थे,
उनको 55% जमीन दी गई। और बनने के बाद भी, क्योंकि वहाँ के अरब लोग काफी असंतुष्ट थे, डिससेटिस्फाइड थे, और उसके बावजूद बाद में इसराइल ने जो हमले किए, उसने 55% की जगह 85-90% उस एरिया की जमीन को हथिया लिया। अब इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस ये सब देख रहा था, और यूनाइटेड नेशंस ने लगातार इसराइल को पीछे जाने के लिए कहा, अपनी सीमा में औकात में रहने के लिए कहा। औकात तो क्या, खैर औकात तो उसकी अमेरिका के आधार पे है, सीमा में रहने को कहा। और उसके बावजूद इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की एक बात नहीं सुनी। अब अमेरिका ने इसराइल को पूरा बैक किया। अमेरिका के पास वीटो था, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशंस होते थे, अमेरिका इसराइल को उसको वायलेट करने में अपने वीटो का इस्तेमाल करके इसराइल को बचाता रहा। अब ये इसराइल बन गया तो किसका फायदा हुआ? पहले तो ये बताऊं कि सभी यहूदी इसराइल को नहीं मानते। एक बड़ा जो जायनवाद में जो मानता है कि ये चुने हुए लोग हैं, ये उनकी चुनी हुई जमीन है, ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पे वो जमीन उनकी है। केवल उन थोड़े लोगों ने अपने पावर को, अपनी हवस को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। दूसरा इसका इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने इसराइल के आधार पे वेस्ट एशिया के जो तेल के रिसोर्सेस हैं, तेल के भंडार हैं, उन पर एक प्रकार से कब्जा करने के लिए उसने इसराइल के माध्यम से अपनी राजनीति को, अपनी तेल की राजनीति को, जिसको मुस्लिम विरोधी कवर दिया गया, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम का कवर दिया गया, पर मुख्य रूप से अंदर से तो ये तेल की राजनीति है, जिसके चलते अमेरिका ने इसराइल को बनने दिया। और ये बात बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन, ये दो बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इसराइल के बनने में, इसराइल के आगे चलने में और इसराइल के पूरे आक्रमणों में इसका साथ दिया। तो आपका जो सवाल है कि इसराइल के बनने से किसका फायदा हुआ, पहली बात तो यहूदियों के एक छोटे तबके जो ज़ायोनिस्ट हैं, जियोनवादी हैं, उनका फायदा हुआ। दूसरा, अमेरिका और ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी आकांक्षा है दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की, उसमें इनका निश्चित रूप से फायदा हुआ। और तीसरा ये मैं बताऊं, तीसरा फायदा ये हुआ कि अमेरिका को तो हर जगह चाहिए कोई ना कोई लड़ाई होती रहे, ताकि उसकी आर्म्स इंडस्ट्री, अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी हथियारों पे डिपेंडेंट है, तो अगर युद्ध चलते रहेंगे तो अमेरिका का फायदा ही फायदा होता रहेगा, उसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो वास्तव में तो इसराइल का बनना मेरे ख्याल से दुनिया के लिए बहुत एक नकारात्मक, निगेटिव चीज रही है, जिसने उस एरिया के बहुत सारे अरब लोगों को और इवन बहुत सारे यहूदियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फायदा किसी का हुआ है तो अमेरिका के एक तबके का, जो आर्म्स इंडस्ट्री वाले हैं, जो तेल के आधार पे अपना व्यापार करते हैं, उन लोगों का फायदा हुआ। बाकी तो मेरे ख्याल से ब्रिटेन ने शुरू में जिस बात की शुरुआत की बेल्फोर डिक्लेरेशन के साथ, उसको भी, खैर इसराइल तो उसको भी वायलेट कर रहा है, वो तो पैलेस्टाइन के अस्तित्व को ही नकारता है। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि जिस एरिया में आप आकर अपना राज्य बनाते हैं, ओरिजिनल लोगों को कहते हैं तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जो भी कुछ ये हमारा एरिया है। और धीरे धीरे अभी अपनी दादागिरी, वर्चस्व, यानी अपनी सैन्य ताकत के आधार पे और अमेरिका और पाश्चात्य देशों के समर्थन के आधार पे वो एक प्रकार से पूरे मानवता के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, पूरे यूनाइटेड नेशंस के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, और जिसको इंसानियत कहते हैं उसको पूरा ताक पे रख के वो अपने आप का स्वार्थ पूरा करने के लिए एक तरफ से इसराइल के ज़ायोनिस्ट और अमेरिका के और ब्रिटेन के और पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवादी ये अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो हालात बदले हैं, जिस तरह से हमास ने हमला किया, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं हालात को? क्या बिल्कुल ऐसा है कि किसी घर पर किसी ने आकर के कब्जा कर लिया, छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को तरसते हुए देखा, मरते हुए देखा, जब वो बड़े हो गए उन्होंने हिम्मत की दुश्मन के गिरेबान में हाथ डालने की? क्या आप उसे इस तरह से देख रहे हैं? चूंकि मौत तो उनके हर दिन सामने नजर आ रही थी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? लोग इस वक्त इजराइल और अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर से पहले कुछ था ही नहीं, सारी हिस्ट्री 7 अक्टूबर से शुरू हुई है।
उससे पहले क्या कुछ हुआ, काहे का नतीजा है ये जो हम अब देख रहे हैं? मैं इसको 3 अवस्था में बताना चाहूंगा। पहले तो इसराइल ने शुरू में जो हमला किया उसमें 14 लाख पैलेस्टीनियंस को बेघरबार कर दिया, जो आज करीब 150 रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। दूसरा, फिर उसी इसी पैलेस्टीनियंस में से लैला खलीद नाम की एक लड़की, उसने एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया जिसने ओलंपिक खेलों में जाके यहूदी जो इजराइल के खिलाड़ी थे उन पे अटैक किया। ये पहली बात याद रखना चाहिए। फिर दूसरा, उस एरिया में यासर अराफत आए, ओस्लो अकॉर्ड भी पूरा नहीं होने दिया, उसमें भी बहुत अपमानजनक शर्तें रखी। और तीसरा, इसको सबसे अच्छा समराइज किया अभी नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की जो एक बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने 2 लाइन में इसको लिखा है कि वो मेरे घर पर आए, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मेरे खेत पे कब्जा कर लिया, मेरे ओलिव ऑयल के झाड़ पर कब्जा कर लिया, मुझे रोज रोज मारते हैं, मुझे मेरी सब संपत्ति हड़प करते हैं। फिर मैंने एक रॉकेट दाग दिया। तो इसको आप गहराई से सोचें तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी ये बात कही कि हमास कोई हवा में से नहीं निकला, इट हैज नॉट कम फ्रॉम ए वैक्यूम। और लैला खलीद की अब आप देखिए, तो अब लैला खलीद की आलोचना तो की जा सकती है कि उसने इजराइल के खिलाड़ियों को मारा, पर ये बात क्यों नहीं देखते कि उसके पीछे वो 14 लाख रिफ्यूजी थे जो इजराइल ने अपने पहले हमले में जिन लोगों को बेघरबार कर दिया, और शांति का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। यासर अराफत ने कितनी कोशिश की कि शांति के माध्यम से हम आगे चलें, तो उसको भी नकारा कर दिया गया, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो अब ये जो इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो जिनका सब कुछ लुट रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके बाकी चीजों पे हमले हो रहे हैं, और गाजा को एक खुली जेल बना के रख दिया गया है। तो ऐसे में अगर हमास पैदा होता है, वैसे कोई भी हिंसा का रास्ता सही नहीं है। और फ्रस्ट्रेटेड लोग जो बिल्कुल हताश हो जाएं, जैसे नोम चॉम्स्की लिखते हैं कि उन्होंने एक रॉकेट दाग दिया, तो ये उसको प्रतिबिंब करता है कि जब किसी को एकदम कॉर्नर में ढकेल दिया जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो अपने बचाव के लिए वो एक घूसा चलाने की कोशिश करता है। ये वैसी हालत है। अच्छा, क्या ये जो टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, वो अपने आप में एक सवाल है। क्या बमबारी करके 10,000 लोगों को एक महीने में कत्ल कर देना टेररिज्म है, या अपनी जान को खतरे में डाल करके दुश्मन के घर में घुस करके हमला करके 10-20 लोगों को या 100 लोगों को मार देना टेररिज्म है? ये टेररिज्म का आम तौर पर इजराइल, अमेरिका इस लफ्ज का अपने हक में ही इस्तेमाल करता है। ये टेररिज्म को डिफाइन कौन करेगा? अपना घर बचाने वाला टेररिस्ट, या दूसरा के घर पे आकर के कब्जा करने वाला, बच्चों का कत्ल करने वाला टेररिस्ट? आप कोई ऐसी डेफिनेशन, कोई ऐसी चीज क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये खेल क्या है? मेरा टेररिस्ट, आपका फ्रीडम फाइटर, आपका फ्रीडम फाइटर, मेरा फ्रीडम फाइटर, आपका टेररिस्ट। तो ये जो खेल है पूरी दुनिया की सियासत में, और ये टेररिस्ट कहकर के किसी को भी अकेला करने की कोशिश होती है, ये एक और लार्जर इशू है। किसी भी, मिसाल के तौर पर हमास 2006 में इलेक्शन होकर के जीतने वाली सरकार, उसे अमेरिका टेररिस्ट कहता है, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ जाकर के दुश्मन को टेररिस्ट कह करके उससे पूरी दुनिया को दूर देखना चाहता है। तो क्या कुछ है ये टेररिज्म वाला खेल, क्या कुछ है अपने आप में? देखिए, वैसे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस भी टेररिज्म की डेफिनेशन परिभाषा नहीं कर चुका है। पर हाँ, टेररिस्ट एक्ट आतंकवादी कृत्य की परिभाषा उन्होंने की है, और वो ये है अपने राजनीति के लिए ऐसा काम करना जिससे बेगुनाह लोग मारे जाएं। अब उसको, ये तो 9/11 और जो पूरा अमेरिका ने हमला किया, तो उसमें कई बार तो ऐसा हो रहा है कि कुछ मजलूम लोगों को आप कॉर्नर कर दें, उनके लिए कोई रास्ता न छोड़ें, और उनमें से कोई आप पर एक रॉकेट चलाए, तो उसको टेररिस्ट कहना ये एक नया सोचने का सवाल है। जबकि उस एक रॉकेट के बहाने पूरे 10,000 लोगों को मारना, ये टेररिज्म है। मुझे तो लगता है कि ये जो अमेरिका ने, जो एक तो पहले टेररिज्म की जड़ों में अमेरिका की नीतियां हैं, पहली बात, और
जो हमास की जड़ों में भी इसराइल का अत्याचार, अन्याय वो है। और अभी जो 10,000 लोगों को मारा जा रहा है कि भाई हमास को हमको खत्म करना है, वो भी मेरे ख्याल से एक बहानेबाजी है, क्योंकि ये अपना कंट्रोल पूरी तौर से उस एरिया में कंप्लीट करना चाहते हैं। नहीं, ये कंट्रोल देखिए बहुत ही गैर मामूली सी हालत है। वो ये कि पहली बात, दुश्मन को अलग अलग तोड़ करके, अलग अलग डिवाइड करके देखना। हमने अब से पहले एक लंबे अरसे से देखा ईरान को शिया मुल्क, सऊदी अरब को सुन्नी मुल्क, और दोनों को टकराने की सी बातें होती रहीं। अब उनके ताल्लुकात बीच में बेहतर हुए, लेकिन हमने मिसाल के तौर पर सितंबर 2021 में जो जंग हुई और उसके बाद भी कुछ छोटी छोटी 3-4 दिन की जंगें हुई, तो इजराइल ने किसी एक रेजिस्टेंस ग्रुप को ही अपना दुश्मन बताया उस वक्त, हमास या मिसाल के तौर पर जिहाद इस्लामी। उन्हें अलग अलग करके देखने की कोशिश की। अब भी यह कोशिश रही है इस जंग में कि गाजा पर इतनी बमबारी करो, लोग तकलीफ में, परेशानी में आकर के किसी तरह से हमास के खिलाफ खड़े हो जाएं। अभी 2 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा कि हम याह्या सिनवर, जो उनके लीडर हैं हमास के गाजा में, उनको हम कत्ल करेंगे, और अगर गाजा के लोग चाहते हैं जंग जल्दी बंद हो जाए तो वही उनको कत्ल कर दें। तो ये जो गाजा के इलाके के लोग हैं, हमास के लोग कहीं आसमान से तो आए नहीं है, इन्हीं फैमिलीज के लड़के हैं जो हमास के साथ शरीक हैं, जो इजराइल के जुल्म के खिलाफ हैं। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स को बांट करके कोशिश की जाती है कि दुश्मन किसी तरह से कमजोर हो जाए, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है ये? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से खुली तौर से एक प्रकार से जिसको हिंदी में शब्द है दादागिरी, कि अपने हथियारों के बल पे, अपनी ताकत के बल पे जुल्म को ढाते, जुल्म करना, ये पूरी तौर से पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इजरायली का बहुत बड़ा जुल्म है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनके जो शब्द हैं हम उस पर नहीं जा सकते। वास्तव में सच्चाई ये है कि वो एक जुल्म के रास्ते पे चल रहे हैं और उसके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जो कंट्रोल करना है गाजा में, वेस्ट बैंक में, वो उनकी मुख्य नीति है कि इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए, इजराइल भगा दिया जाए, जॉर्डन भगा दिया जाए, और उसके लिए ये पूरी तौर से उतारू है, जिसके चलते इस प्रकार का भयानक अत्याचार दुनिया भर में चल रहा है। और आज इजराइल को कंट्रोल करने वाली कोई भी ताकत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस अगर होता 40 साल पहले वाला, 50 साल पहले वाला, तो वो खड़ा होकर कह सकता था कि भाई हम अपनी फौज भेज रहे हैं और इजराइल पे ये सब बंदी लाई जाए। पर वैसी तो आज हालात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस खुद एक पैरालाइज्ड पंगुस तरीका ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस इजराइल के अत्याचार की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और पूरी तौर से पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनके एक तो मानवीय सहायता भी होना चाहिए, उनकी राजनीतिक सहायता भी होना चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है वो तो मैं नहीं जानता। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आज सबसे बड़े जो देश, शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस, वो सब तो जाके मिलके भी आए हैं इनके नेतन्याहू को कि हम आपके साथ हैं, आप चलते रहो। यानी उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में, उनके जो योजना है उसमें वो एरिया में एक इजराइल बना रहे अरबों के खिलाफ, ये उनकी मुख्य योजना है। और उसको चलते हुए अलग अलग भाषा वो बोल रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमास के लड़के वही हैं जिनके परिवार आज जिन पे हमले हो रहे हैं, और ये कोई अपनी चॉइस से इस रास्ते पर नहीं आए हैं। ये बात दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस रास्ते का चुनाव किया हो। उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। जब यासर अराफत थे तो शांति की पूरी कोशिश की, और फिर हमास चुन के भी आया, उसको भी राज्य नहीं करने दिया कि भाई वहाँ लोकतंत्र बहाल हो, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, तो उससे भी समस्याएं आखिर कम होती हैं। तो ये सब चीजों के चलते इजराइल की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और उसको मदद करने वाले जो देश खड़े हैं वो भी इतने गुनाहगार हैं इस मानवता के खिलाफ पूरे अपराध में। अच्छा, वो भी बराबर के शरीक हैं उस अपराध में। अब मैं समझना चाहता हूं कि मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सऊदी अरब का एक अखबार है अल अरेबिया, उसमें एक कैंपेन चल रही है अवामी सतह पर अरब मुल्कों में। आमतौर पर अरब मीडिया में इस किस्म की खबरें नहीं आती, इस वक्त आ रही हैं। वो ये कि एक कैंपेन चल रही है
जो इजरायली और अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बाइकॉट के लिए कॉल दे रही है। और उसमें बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हैं, खून में सने हुए फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें, और उसके साथ लिखा जा रहा है, क्या आपने आज एक फिलिस्तीनी का कत्ल किया? और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर उन कंपनियों से माल खरीदेंगे जो इजराइल के इन हथियारों में मददगार हैं, जो गजा में लोगों का कत्ल कर रहे हैं, तो आप भी उनके खिलाफ एक तरह से कातिल हैं फिलिस्तीनियों के। ये एक कैंपेन चल रही है। इस बीच में जो अरब मुल्कों की हुकूमतें हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। तो ये जो खामोशी है अरब हुकूमतों की और अरब अवाम का ये मूड नजर आ रहा है, इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं इजराइल के मजबूत होने में? देखिए, ये जो कई अरब देश हैं वो काफी अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट तरीके से इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं और वो पैलेस्टीनियन के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं करते। मैं आज भारत में भी कैंपेन चल रही है कि इजरायली गुड्स का बायकॉट किया जाए। ये भारत में भी ऐसे एक पिटिशंस चल रही हैं और कई अरब मुल्क इतने सालों के बाद उन्होंने एक बहुत अवसरवादी रास्ता अपनाया है कि पैलेस्टीनियंस के बारे में ज़्यादा ख्याल न करके इजराइल से उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की है, जो इजराइल अपने आप में पूरी तौर से गैर कानूनी रास्ते पर चल रहा है। और मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया भर में जो भी मानवतावादी लोग हैं उन्होंने इजराइल के गुड्स का भी बायकॉट करना चाहिए, और हो सकता है तो इवन अमेरिका अगर इतना खड़ा है तो उसके गुड्स का भी बायकॉट करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। और तो दूसरा क्या रास्ता है, जैसे आपने नोट किया होगा, यूरोप में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, अमेरिका में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में यहूदियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया कि भाई हम इजराइल के खिलाफ हैं और इजराइल की मदद करने वालों के खिलाफ हैं। तो ये एक तरफ से चल रहा है, पर उसका कितना असर होगा पैलेस्टीनियनों की तकलीफों को कम करने के लिए वो हम नहीं जानते। पर आगे चलकर भी पैलेस्टीनियंस की समस्या को हल करना ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी हाल ही में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की, जिनकी तकरीर को कई अरब मुल्कों में बाकायदा बड़े बड़े स्क्रीन पर लोगों ने चौराहों पर देखा और बहुत ही दिलचस्प मौका था। मैं भी उसको लाइव देख रहा था अल जजीरा पर, कि बगदाद में, तेहरान में, बेरूत में, मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड्स वो स्क्रीन पर लोग देख रहे थे। ये एक बहुत ही रेयर ओकेजन था, किसी अरब लीडर की इतनी फॉलोइंग देखी गई। उन्होंने दो तीन बातें कही। नंबर एक, अगर जंग रोकनी है, फैलाने से रोकना है, तो ये बमबारी बंद करो। नंबर दो, सारी ऑप्शंस हमारी मेज पर हैं। नंबर तीन, ये कि हम पूरी तरह से तैयार हैं हर एक सिनेरियो को फेस करने के लिए। दूसरी तरफ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने कई मुल्कों का दौरा किया, जिसमें इजराइल, अम्मान में अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, रामल्ला में महमूद अब्बास से मुलाकात की। उसके बाद वो अचानक बगैर ऐलान किए पहुंच गए बगदाद, और वहां जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा जो जैकेट होती है, कोई गोली ना मार दे, वो जैकेट पहने हुए मीडिया से वो बात कर रहे थे। उसके साथ उसके बाद वो पहुंच गए तुर्की में प्रेसिडेंट अर्दगान ने मिलने से इनकार कर दिया, फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर के वहां से चले गए। अब वो जापान में है। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या सीज फायर के हम नजदीक हैं या जंग लंबी चलेगी? देखिए, सीज फायर क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो रिजोल्यूशन हुआ, इजराइल तो उसका पूरा विरोध कर रहा है, अमेरिका भी विरोध कर रहा है। तो सही सोल्यूशन तो ये जो है सीज फायर तो तुरंत लागू होना चाहिए। भारत ने भी उसमें एब्सटेन किया, वो भी एक शर्म की बात है कि हमको सीज फायर का पूरा पूरा समर्थन करना चाहिए। पर अभी सीज फायर में जो बड़ी रुकावट है, यूनाइटेड नेशंस ने तो रिजोल्यूशन पास कर दिया कि सीज फायर होना चाहिए, पर अब लागू करने के लिए तो इजराइल पे दबाव लाना जरूरी है। और इजराइल को जब तक वेस्टर्न पावर सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ये बात मानने वाला नहीं है। तो सीज फायर की संभावना मुझे तो ज्यादा दिख नहीं रही इस हालात में। मैं उम्मीद करता हूँ सीज फायर हो, पर सीज फायर की बहुत उम्मीद अभी दिख नहीं रही। यानी अमेरिका एक तरह से बड़ी रुकावट बना हुआ है जंग बंदी में, वही बार बार कह रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प एक बयान आया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। 2 दिन पहले
अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर अचानक जब बगदाद पहुंचे, उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे यानी कल इराकी प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए तेहरान। और उसके बाद में जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है वो बहुत ही अहम है, वो खबर है उसमें से। उन्होंने ये कहा कि हमें तीसरी बार मैसेज भेजा गया है अमेरिका की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि हम जंगबंदी कराना चाहते हैं, लेकिन दोहरा चेहरा है अमेरिका का, वो दूसरी तरफ गाजा पर कत्लेआम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जंगबंदी कैसे हो? तो ये एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है। जो बात आपने कही कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये क्या है, कहीं अंदर अंदर बातचीत चल रही हो और किसी दिन अचानक खबर आए कि सब सीज फायर हो गया। आपको ऐसी उम्मीद नहीं रही? देखिए, अभी तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही, पर ऐसी खबर आएगी तो मुझे खुशी बहुत होगी। जी जी। क्योंकि अमेरिका पे पूरा विश्वास करना मुश्किल है। अमेरिका जिस प्रकार की चालें चलता है या ब्रिटेन जिस प्रकार की चालें चलता है, उनको जो कहते हैं उस पर विश्वास करना काफी मुश्किल की बात है। तो इसलिए खैर, अगर सीज फायर अगर हो जाए, आप जैसा कह रहे हैं कुछ अंदर बैक ट्रैक डिप्लोमेसी कुछ चल रही है, तो बहुत अच्छा होगा। और तो कुछ कह नहीं सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। आपने खास तौर पर बताया कि इजराइल के बनने का फायदा या तो कुछ मुट्ठी भर ज़ायनीवादियों को या अमेरिका और ब्रिटेन को हुआ और उन्होंने इस पूरे इलाके के तेल पर कंट्रोल करने, लूटने के लिए इजराइल का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिरकार ऐसा तो लगता है कि जिन लोगों को इस भरोसे पर ला करके यहां बसाया गया था कि यहां सब कुछ सुकून है, चैन है। इजराइल की तरफ से एक इमिग्रेशन टूरिज्म भी होती है, आपको मैं बताऊं। पीसफुल टाइम में दुनिया भर से लोगों को ला करके दिखाते हैं यहूदियों को कि अगर आप यहां आ गए तो आपको ये मकान मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, सारे लालच दिए जाते हैं। वो जो लालच में आए थे, अमन की चैन की जिंदगी गुजारने के लिए एक ख्वाब में लेकर के आए थे कि हम यहूदी मुल्क में आएंगे, उनको तो अब अपनी बस्तियां खाली करनी पड़ रही हैं। क्या उनके साथ धोखा हो गया? ये सवाल उन्हें खुद सोचना पड़ेगा, उन यहूदियों को जो इस लालच में आए थे। लेकिन क्या वो ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या जिनके घरों पर आपने कब्जा किया है उनके बच्चे आपको चैन से रहने देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।